इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले इसी चैप्टर का ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्शन टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और इससे पहले हमने कंडक्शन को पढ़ लिया था और कंडक्शन से पहले जितना सारा टॉपिक था उसको भी हमने पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो में पढ़ लिया था। इससे पहले के सभी वीडियो जो कि मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, सभी आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना। और सभी सब्जेक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन को भी एक बार आप चेक कर सकते हो। उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको वो हेल्पफुल लगते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए वीडियोस आते रहते हैं। तो हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है और कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग का सारा टॉपिक्स हमने पिछले 3 पार्ट्स में पढ़ लिया था। बस बचा हुआ क्या था, कंडक्शन भी हमने पढ़ लिया था। ट्रांसफर ऑफ हीट का 3 मोड्स हमने पढ़ा था, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तीनों को ब्रीफ में हमने समझ लिया था। कंडक्शन को हमने डिटेल में भी पढ़ लिया था, एक पार्ट इसका अलग से है। और कन्वेक्शन को आज हम लोग एक पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरा हम लोग कन्वेक्शन ही पढ़ेंगे और रेडिएशन इसका एक अलग वीडियो आएगा जिसमें कि रेडिएशन को हम लोग पूरा समझ लेंगे। तो टोटल इस चैप्टर का 5 पार्ट आपको मिल जाएगा। पांचों पार्ट को आप देख लोगे तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाओगे। हमने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोज में समझ लिया था कि कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। कन्वेक्शन में जब भी हीट का ट्रांसफर होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तभी हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पे वाटर में हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो मूव करते होते हैं। जैसे कि यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा और नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर चले आएगा और इसी कारण से हीट का ट्रांसफर हो पाता है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, वी हैव नोटेड अबव द वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर हीट को आसानी से पास होने नहीं देता है। बट वाटर गर्म कैसे होता है, हाउ डज देन द वाटर पुट इन अ कैटल गेट्स हीटेड अप व्हेन पुट ओवर अ फ्लेम। जब हम पानी को आग के ऊपर रख देते हैं तो वो गर्म कैसे हो जाता है। जब वो हीट को अपने से होकर जाने अच्छे से नहीं देता है तो वो गर्म कैसे होता है, तो वो गर्म होता है कन्वेक्शन के थ्रू। वाटर अपने से होकर हीट को जाने नहीं देता है, बट वाटर ही हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में भी और गैसेस में भी कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। तो वही लिखा है, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस आर क्वाइट फ्री टू मूव। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या तो लिक्विड में या गैस में, वो फ्री टू मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाते हैं। दिस इज अनलाइक सॉलिड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट रिजिडली फिक्स। और सॉलिड्स में क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव आसानी से नहीं कर पाता है। जो मॉलिक्यूल जहाँ पे है वहीं पे फिक्स्ड है। इट इज दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड दैट काउजेस लिक्विड टू गेट हीटेड अप। और लिक्विड जो गर्म हो जाता है वो क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे का जो लिक्विड होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है, वो मूव करके ऊपर चला जाता है और ऊपर का ठंडा लिक्विड का मॉलिक्यूल फिर नीचे चले आता है, तो फिर इसको हीट मिलता है, फिर वो गर्म हो जाता है। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स और गैसेस एज कन्वेक्शन। और इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, द मोड ऑफ ट्रांसफर फॉलोड इन लिक्विड्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह और उसी कारण से हीट का ट्रांसफर हो जाता है। टू सी हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, लेट अस लुक एट अ सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट्स में देखा था, लेकिन एक बार और हम लोग समझेंगे उस एक्टिविटी को, जिससे हमें पता चले कि लिक्विड्स में और गैसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। कन्वेक्शन को समझने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है, वही चीज़ हमें एक्टिविटी नंबर 6 में बताया गया है। तो इसको आप रीड कर लेना, इसमें क्या बताया गया है वो हम समझा देते हैं। देखो ध्यान से, होता क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा कि कन्वेक्शन के थ्रू जब भी हीट का ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता है, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। कंडक्शन में हमने देखा था ना कि एक मेटल को जब गर्म किया जाता है एक साइड से तो दूसरे साइड हमें गर्म फील होता है, लेकिन इस केस में कोई भी मॉलिक्यूल अपना जगह नहीं छोड़ता है, जो मॉलिक्यूल जहाँ पे है वो वहीं पे बना रहता है। और यहाँ पे इस केस में हीट का ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है और ये वाइब्रेशंस जो है ऐसे ऐसे करके ट्रांसफ़र होते हैं और उसी के कारण हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने जगह पे बने नहीं रहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने जगह से मूव करते रहते हैं। ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे चले जाता है और नीचे का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऊपर चले जाता है, और इसी के कारण से सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे से गर्म होने का मौका मिल जाता है और पूरा लिक्विड धीरे धीरे गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होते समय मॉलिक्यूल्स का कैसे मूवमेंट होता है, उनका पैटर्न क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक कंटेनर में पानी लेंगे और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देंगे। ये एक कलरफुल सब्सटेंस होता है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो यहाँ पे हमें कलर का एक स्ट्रीक निकलता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझना। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ का पार्टिकल जो होगा वो सब गर्म होगा, और गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ हल्का होता है तो ये भी पार्टिकल्स, जो यहाँ का पार्टिकल्स था वो हल्का होगा और ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ हमें कलर भी जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग सिर्फ इसीलिए डाले हैं ताकि हमें दिखे कि पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है, और इसका कोई रीज़न नहीं है। तो जब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो अपने साथ कलर को भी लेके जाएगा, तो हमें कलर कुछ ऐसे जाते हुए ऊपर की तरफ दिखेगा यहाँ से। अब ये पार्टिकल ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद ऊपर का जो पार्टिकल है वो नीचे वाले से भारी हो गया ना, क्योंकि नीचे गर्म है वो ठंडा हो गया, तो ऊपर वाला पार्टिकल ऑटोमेटिकली उससे भारी है। अब ये भारी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा और वो नीचे की तरफ भागेगा और वो फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे पहले वाला पार्टिकल था जो कि भाग के ऊपर चला गया। इसी तरीके से ये पार्टिकल जो नीचे अभी आया फिर से ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा हल्का होने के कारण, फिर ऊपर से पहले से जो पार्टिकल था उसको नीचे भेज देगा और एक साइक्लिक मोशन होने लगेगा कुछ इस तरीके से। और ये मोशन हमें इस कलर के थ्रू दिखेगा। डायरेक्टली अगर हम लोग सिर्फ पानी रख देंगे तो वो मोशन हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाले थे ना उसके कारण ये हमें मोशन दिखेगा कुछ इस तरीके से। और इसी मोशन के कारण हमें ये पता चल जाएगा कि कन्वेक्शन के थ्रू जब भी हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। बिना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के हुए हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है। और वो सिर्फ पॉसिबल कब है, सिर्फ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में पॉसिबल है, जो कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। कंडक्शन में क्या होता था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते थे एक सब्सटेंस में और वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते थे, अपने ही मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते थे और उनके कारण उनके बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता था, फिर उसके कारण उनके बगल वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता था एंड सो ऑन। और हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कन्वेक्शन में हम लोग क्या सीखे कि कन्वेक्शन में कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता है, जो भी पार्टिकल होता है वो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। गर्म होने के कारण उसका जैसे वजन घटता है वो नीचे से ऊपर चले जाता है और ऊपर वाला पार्टिकल को नीचे भेज देता है और उसी तरह से पूरा लिक्विड घूम घूम के गर्म हो जाता है। तो इन सारे पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना। इसमें जो भी हम लोग किए उसी चीज़ को यहाँ पे लिख के बताया गया है और इसका जो रिजल्ट आया, जो भी हम लोग सीखे इससे, उसके बारे में यहाँ पे हमें इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे कैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कैसे पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है, उसी सब चीज़ को यहाँ पे हमें बताया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इस वाले एक्टिविटी में, वो चीज़ भी यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। आगे इस पैराग्राफ में हमें कन्वेक्शन क्या होता है इसका एक बार और अच्छे से डेफिनेशन दिया गया है और कन्वेक्शन करंट क्या होता है इसके बारे में बताया गया। तो इस दोनों को अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से इसको समझ लेना ताकि एग्जाम में लिख पाओ। यहाँ पे लिखा है लिक्विड्स एंड गैसेस टू आर द सीन टू ट्रांसफर हीट थ्रू आउट देयर वॉल्यूम बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स और गैस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, अभी हम लोग क्या देखें, वहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसके बाद ही हीट का ट्रांसफर होता है, ना कि कंडक्शन में जैसे होता था वैसे। कंडक्शन में कोई पार्टिकल मूव नहीं करता था, बट यहाँ पे कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और किस में कन्वेक्शन हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कन्वेक्शन, और इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज कन्वेक्शन, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना या बुक में अंडरलाइन कर लेना। We often refer these cyclic movements of molecules in liquids and gases as convection current। और यही साइक्लिक मूवमेंट जो होता है लिक्विड में और गैस में हीट का ट्रांसफर होने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट मतलब क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स
ड्यूरिंग कन्वेक्शन इन लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। बहुत सिंपल चीज़ है। कन्वेक्शन करंट को फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे कि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ का पार्टिकल सबसे पहले गर्म होता है और धीरे धीरे वो हल्का होने लगता है गर्म होने के कारण। हल्का होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर जाएगा और जो भारी पार्टिकल ऊपर है वो नीचे आएगा। इसके कारण क्या होता है, एक साइक्लिक मूवमेंट होने लगता है और इसी साइक्लिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट जो है हमारे डेली लाइफ में भी यूजफुल होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसी के बारे में हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, जैसे कि द यूज़ ऑफ विंडो एंड वेंटिलेटर इन रूम्स, उसके बाद यूज़ ऑफ चिमनी इन फैक्ट्रीज एंड द रेडिएटर्स इन कार आर सम कॉमन एप्लीकेशंस डेट आर बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करेंट। हमारे रूम्स में जो विंडोज़ होता है और वेंटिलेटर होता है उसके कारण क्या होता है, हमारे रूम में ठंडा हवा आ पाता है बाहर से और गर्म हवा बाहर चले जाता है। कैसे होता है ये, मान लेते हैं कि ये हमारा घर है। घर में आप देखे होंगे कि वेंटिलेटर ऊपर होता है इस वाले लेवल पे लगभग, और जो विंडो होता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस वाले लेवल पे होता है। तो जब भी घर में गर्म हवा होता है तो गर्म हवा कहाँ जाएगा, हल्का होने के कारण ऊपर जाएगा, वो छत से चिपक जाएगा और उसके बाद वो वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारे घर से। और जब ये हवा बाहर निकलता है तो अंदर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि खाली जगह क्रिएट हो जाता है और उस खाली जगह को भरने के लिए फिर विंडो से हवा घुस जाता है अंदर। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट हमारे घर को कूल रखने में भी हेल्प करता है। उसी तरह आप चिमनी में भी देखोगे कि क्या होता है, बहुत गर्म गैसेस को वहाँ पे रिलीज किया जाता है। चिमनी कुछ इस तरीके से होता है, बहुत बड़ा टावर, और ऊपर से बहुत गर्म धुआं निकलते रहता है। जब आप चिमनी के नीचे जाओगे ना, चिमनी बहुत बड़ा होता है, 3-4 रूम के बराबर। आप नीचे का एरिया अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे 3-4 रूम के बराबर ये एरिया होता है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत ठंडा ठंडा हवा आएगा। कैसे आता है, क्योंकि ये जो ऊपर का गर्म गैस है ना वो रिलीज करता है और अंदर लो प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि खाली जगह क्रिएट कर देता है। ये गैस निकलता है तो अंदर खाली थोड़े रहेगा, उस जगह को भरने के लिए बाहर का हवा आएगा। तो यहाँ पे तेजी से, बहुत तेजी से हवा ऐसे ऐसे करके बहते रहता है। तो जब आप चिमनी के इस वाले प्लेस पे खड़े होगे ना, चिमनी बहुत बड़ा होता है, चिमनी देखने से दूर से बहुत छोटा लगता है लेकिन सही में बहुत बड़ा होता है वो। तो जब इस प्लेस पे आप खड़े रहोगे ना तो आपको बहुत ठंडा ठंडा हवा लगेगा। जब हम गए थे ना एनटीपीसी में तो वहाँ पे बहुत बड़ा चिमनी था वैसे ही, और वहाँ पे जो गार्ड्स होते थे ना, वो गार्ड्स यहीं पे आके कुर्सी लगा के आराम से बैठे होते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उसी तरह रेडिएटर्स भी है जो कि कार्स में लगे होते हैं और बहुत सारे मशीन्स में लगे होते हैं, और वो भी कन्वेक्शन करंट को यूज़ करके ही मशीन को ठंडा रखने का काम करते हैं। आगे हमें बताया गया है कि कन्वेक्शन करंट के कारण ही वेदर में चेंजेस आता है हमारे धरती पे, और क्लाइमेट में चेंज होता है। और हमारे धरती पे जो हवा चलती है वो भी कन्वेक्शन करंट्स के कारण ही चलती है, और साथ ही साथ जो तूफान आता है हमारे धरती पे वो भी कन्वेक्शन करंट के कारण ही आता है। तो ध्यान से समझना एग्जैक्टली ये सब होता कैसे है। मान लेते हैं ये हमारे अर्थ का सरफेस है और हमारे अर्थ को हर जगह सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे सन है तो सन के सामने जो पार्ट है ना, सन के सामने जो पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलता है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ का हवा जो होगा सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ की हवा का पार्टिकल जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज़ है। गर्म होने के कारण क्या होगा, ये पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के बाद ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो नीचे तो खाली जगह बन जाएगा ना, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए बाहर से हवा चाहिए। कोई भी जगह एग्जैक्टली खाली तो नहीं हो सकता, वहाँ पे तो एयर रहेगा ही। तो इस जगह को भरने के लिए इधर से, इस वाले एरिया से एयर बहुत तेज़ी से आते हैं और इसी तेज एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अब देखो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इस वाले एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो यहाँ का हवा बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और यहाँ से भी बहुत तेज़ी से ठंडी हवा इस जगह को भरने आएगी। तो उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग विंड नहीं बोलेंगे। विंड एक नॉर्मल स्पीड में जब हवा चलती है तभी हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से यहाँ पे हवा आने लगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में अच्छे से समझाया गया है। तो अगर एग्जाम में इसी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि कन्वेक्शन करंट के कारण हमारे वेदर में कैसे कैसे चेंजेस आता है, उसके बाद विंड कैसे चलता है यानी कि हवा कैसे चलती है, और स्टॉर्म कैसे आ जाता है कन्वेक्शन करंट के कारण, तो आपको यही पैराग्राफ वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि हमारे धरती पे हर जगह सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलता है, और उसके कारण जिस जगह पे बहुत ज़्यादा हीट मिलता है ना, वहाँ का हवा सबसे पहले गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाता है,
और उस जगह को फिल करने के लिए अलग से ठंडा हवा तेजी से उस तरफ बढ़ता है, और उसी के कारण से क्या होता है, विंड यानी कि बहती हवा हमारे धरती पे देखा जाता है, और स्टॉर्म यानी कि तूफान भी हमारे धरती पे देखा जाता है। तो इसके कारण, इसी इफेक्ट के कारण हमारे धरती पे एक विंड पैटर्न बनता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट देयर वुड ऑलवेज बी एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे धरती पे हमेशा अनइवन हीटिंग ही होता है। इवन हीटिंग यानी कि हर जगह समान मात्रा में हीट नहीं मिलता है। इट इज़ दिस अनइवन हीटिंग दैट रिजल्ट्स ग्लोबल विंड पैटर्न, और इसी अनइवन हीटिंग के कारण ही हमारे धरती पे कुछ पैटर्न बन जाता है, विंड पैटर्न बन जाता है। उसी को अभी हम लोग आगे इस फिगर के थ्रू समझेंगे, और जो कुछ भी अभी हम लोग समझेंगे उसी चीज़ को यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिख के बताया गया, तो इसको आप पूरा रीड कर लेना समझने के बाद। हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे कि हम लोग धरती को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन के हेल्प से, और उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और उस इक्वेटर पे सन का लाइट जो है वो मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पे लाइट मैक्सिमम मिलेगा, और इन सारे प्लेसेस पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम लाइट मिलता है। सबसे कम कहाँ पे मिलेगा लाइट, यहाँ पे पोल्स पे सबसे कम मिलेगा। नॉर्थ पोल पे भी अगर हम लोग देखें तो बहुत कम लाइट मिलता है, और साउथ पोल पे भी बहुत कम लाइट मिलता है। अब देखो यहाँ पे कुछ साइक्लिक मूवमेंट दिखाया गया है एयर का। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज दिखाया गया है मूवमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर और क्लॉकवाइज इधर कैसे आ रहा है उसको ध्यान से समझना। सन का जो लाइट है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे मिलता है, और इक्वेटर का हवा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गर्म होकर ऊपर की तरफ चले जाता है, मतलब धरती से ऊपर की तरफ भाग जाता है, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है इस वाले रीजन में। तो इस जगह को भरने के लिए बाहर से तो हवा आएगा, अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले एक एग्जाम्पल में। तो बाहर से जो हवा आता है इधर से आता है, इस डायरेक्शन में, यहाँ का हवा ऊपर चले गया और इस वाले डायरेक्शन से हवा आके उस जगह को फिल करता है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले हेमिस्फीयर में देखें यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो हवा का पैटर्न क्या होगा, नीचे इधर वाला हवा ऊपर जाएगा और उधर से इधर आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा एयर का। और इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का पैटर्न क्या है, तो आप बोलोगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का पैटर्न क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज विंड मूव करता है। उसी तरह से अब साउथ में समझो, साउथ में क्या होता है, सन का जो लाइट है वो यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ेगा, और इक्वेटर के एरिया का जितना भी हवा है वो गर्म होगा और वो हल्का होकर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो यहाँ जो जगह खाली हुआ उसको भरने के लिए ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ से ही हवा आएगा, उसको भरने के लिए तो साउथ हेमिस्फीयर से भी हवा जाएगा। तो ये सारा हवा जो जाएगा उधर, उसके बाद विंड का कुछ और पैटर्न बनाएगा इस वाले हेमिस्फीयर में। तो देखो इस तरफ कैसे पैटर्न बनता है, यहाँ का हवा ऊपर गया और इधर से हवा आया, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है ना। तो डायरेक्शन विंड का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे कैसे हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। यही सब चीज़ को यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में समझाया गया, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा गर्मी मिलेगा उतना ही ज़्यादा एयर ऊपर की तरफ जाएगा, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही तेज़ी से यहाँ पे हवा आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द फास्टर डज द एयर मूव इन, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही तेज एयर वहाँ पे आएगा। दीज विंड और मूविंग एयर ब्लोन फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। यहाँ पे क्या होता है, एयर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, नॉर्थ से भी और साउथ से भी इक्वेटर की तरफ एयर जा रहा है, मतलब नॉर्थ से भी इक्वेटर की तरफ आ रहा है और साउथ से भी इक्वेटर की तरफ जा रहा है, और यहाँ का जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप अच्छे से दिमाग लगाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि किस साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और किस साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ इस लाइन को याद रख के, ठीक है। विंड का मूवमेंट कहाँ से होता है, नॉर्थ से भी इक्वेटर की तरफ होता है और साउथ से भी इक्वेटर की तरफ होता है। ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर लेना। और यहाँ के एयर का मूवमेंट क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो इस तरफ आप देखोगे कि क्लॉकवाइज आपको मिल जाएगा, और इधर क्या हो रहा है, ऐसे करके घूम के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है एयर का। अब हमें पढ़ना है कि लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। जब भी आप समुद्र के किनारे दिन के समय जाओगे ना, तो आपको समुद्र के तरफ से हवा आता हुआ फील होगा, समुद्र के तरफ से हवा आता है दिन के समय,
और अगर आप वहीं पे रात के समय जाओगे तो यहाँ पे ज़मीन की तरफ से समुद्र की तरफ हवा बहता हुआ फील होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इफेक्ट देखने को मिलता है ना, ये भी कन्वेक्शन के कारण ही हमें देखने को मिलता है। ये जो दो टर्म है, पहला टर्म है सी ब्रीज और दूसरा टर्म है लैंड ब्रीज। ये दोनों बहुत सिंपल चीज़ है, इसको पहले समझ लो। सी ब्रीज का मतलब होता है अगर समुद्र की तरफ से हवा आ रही है तो उसको हम लोग सी ब्रीज बोलेंगे, सिंपल चीज़ है। और लैंड ब्रीज का मतलब क्या होगा, अगर लैंड के तरफ से हवा आ रही है तो उसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं, इधर से हवा आ रहा है ज़मीन की तरफ से, तो हम लोग लैंड ब्रीज बोलेंगे। और अगर समुद्र की तरफ से हवा आ रहा है तो उसको हम लोग सी ब्रीज बोलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सी ब्रीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैंड ब्रीज क्या होता है। अगर आप सी ब्रीज को अच्छे से समझ जाओगे तो लैंड ब्रीज भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2 पॉइंट में क्लियर होना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चाहे ज़मीन वाला पार्ट हो या समुद्र वाला पार्ट हो, दिन के समय दोनों गर्म हो जाता है। चाहे ज़मीन वाला पार्ट हो या समुद्र वाला पार्ट हो, रात के समय दोनों ठंडा हो जाता है। बहुत सिंपल चीज़ है, दिन के समय दोनों गर्म हो जाएगा और रात के समय दोनों ठंडा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ज़मीन वाला पार्ट है ना, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी हीट को ले भी लेता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी हीट को रिलीज़ भी कर देता है। लेकिन वाटर जो है बहुत जल्दी हीट को ले भी नहीं पाता है और बहुत जल्दी हीट को रिलीज भी नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिन के समय क्या होगा, दिन के समय क्या होगा, ये जो ज़मीन वाला पार्ट है जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी हीट को ले लेगा और वाटर जल्दी जल्दी हीट को नहीं ले पाएगा। इसके कारण से क्या होगा कि ये जो ज़मीन वाला पार्ट है ना वो गर्म रहेगा, लैंड वार्मर यहाँ पे बुक में भी लिखा है, और जो समुद्र वाला पार्ट रहेगा ना वो ठंडा रहेगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट गर्म होने के कारण क्या होगा, आपको पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि यहाँ का जो भी एयर होगा ना उसका मॉलिक्यूल्स, उसका पार्टिकल गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर उस जगह को भरने के लिए क्या होगा, ठंडा एयर समुद्र के तरफ से तेज़ी से उस तरफ बढ़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे एरो के थ्रू हमें बताया गया है कि यहाँ का जो एयर है ऊपर भाग गया और उस जगह को भरने के लिए ठंडा ठंडा हवा उधर से आएगा समुद्र के तरफ से। और ये कब होता है, ये होता है डे टाइम में, दिन के समय। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सी ब्रीज, क्योंकि इस फेनोमिनन में क्या हो रहा है, समुद्र के तरफ से ठंडा ठंडा हवा ज़मीन के तरफ आ रहा है और इस रीजन से हम लोग इसको बोलेंगे सी ब्रीज। सी ब्रीज एग्जैक्टली क्या है उसको यहाँ पे एक पैराग्राफ में हमें लिख के बताया गया है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो इसी चीज़ को अच्छे से लाइन में बना के लिख देना। अब देखो लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड ब्रीज में जस्ट अपोजिट होता है। रात के समय क्या होगा कि ये जो ज़मीन वाला पार्ट है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि ज़मीन जो है बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये जो ज़मीन है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, सारा हीट ये रिलीज़ कर दिया, बहुत ठंडा हो गया, किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। तो इस केस में क्या हो गया, जो पानी वाला पार्ट है ना, सी पार्ट, वो वार्मर हो गया यानी कि गर्म हो गया, और जो लैंड वाला पार्ट है ना वो कोल्ड हो गया, कूलर, यहाँ पे लिखा है लैंड कूलर। तो अब क्या होगा कि ये जो समुद्र के ऊपर का जो एयर है ना वो यहाँ के एयर के मुकाबले तो गर्म है ना, तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जगह लो प्रेशर वाला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से इस तरफ से, ज़मीन की तरफ से हवा समुद्र की तरफ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इस डायरेक्शन में हवा चलने लगेगा, ज़मीन से समुद्र की तरफ, और इसी हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। लैंड ब्रीज का जो डेफिनेशन है यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ में लिख के बता दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना और एग्जाम में पूछा जाए लैंड ब्रीज का डेफिनेशन तो आप अच्छे से लिख देना। लैंड और सी ब्रीज के कारण ही एयर का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। इसी के कारण अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। वी देयरफॉर हैव एन इक्विटेबल क्लाइमेट ऑन द प्लेसेस नियर सी, और इसी के कारण से समुद्र के किनारे का जो क्लाइमेट होता है वो इक्विटेबल होता है, यानी कि लगभग बराबर ही वहाँ का टेम्परेचर हमेशा रहता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। आगे हमें एक डू यू नो दिया गया है जिसमें कि वही सब पॉइंट है जो कि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं, उसको आप याद रखना। जैसे कि यहाँ पे है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ऐसा तूफान जिसमें कि क्लाउड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तूफान के साथ अगर क्लाउड्स भी हो तो उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलेंगे। इसका स्पीड क्या होता है, 80 to 150 किलोमीटर्स पर आवर इसका स्पीड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है साइक्लोन का स्पीड। साइक्लोन का स्पीड जो होता है 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा अगर स्पीड से हवा चलती है तो उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। तीसरा चीज़ जो कि हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा था
कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का जो पैटर्न होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका डायरेक्शन और उसका जो पैटर्न होता है वो होता है क्लॉकवाइज। इसको भी याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। जो जो चीज़ हम समझाए थे वही सब चीज़ को यहाँ पे फिर से समराइज वे में दिया गया है। आगे यहाँ पे एक और डू यू नो दिया गया है, जिसमें कि हमें मानसून विंड्स के बारे में बताया गया। आप सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में मानसून आ जाता है और उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि इक्वेटर के एरिया में बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, और यहाँ पे जो भी लैंड वाला पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपको बताया था कि लैंड वाला पोर्शन बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जैसे कि ये कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट कहाँ पे है? इक्वेटर के पास है। तो ये वाला पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा और यहाँ का जो एयर है, एयर गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, ज़मीन से ऊपर की तरफ उठेगा, और ओशियन की तरफ से जो तेज़ हवा होती है उसको भरने के लिए उस वाले लैंड पोर्शन की तरफ आएगी। और इस रीजन से जो क्लाउड्स होते हैं ओशियन के ऊपर, वो क्लाउड्स इसी लैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको कि मानसून आ गया। और ये जब क्लाउड्स लैंड की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, इसको रीड कर लेते हैं। इन समर एट प्लेस नियर इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। इक्वेटर के नज़दीक में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हेंस मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड टेम्परेचर इज हायर देन द वाटर इन द ओशियन। मतलब जो ज़मीन का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है ओशियन के ऊपर का टेम्परेचर से। द एयर ओवर द लैंड गेट सीटेड अप एंड राइजेस। लैंड के ऊपर जो एयर होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है। दिस काउजेस द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द लैंड। और इसी कारण से विंड जो है ओशियन से लैंड की तरफ मूव करने लगता है। दीज विंड कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। और यही विंड अपने साथ बादलों को लैंड की तरफ ले आते हैं और यहाँ पे क्या होता है? बारिश होने लगता है। वी कॉल दीज विंड्स एज मानसून विंड्स। और इन्हीं विंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून विंड्स बोलते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमें बस कन्वेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना था, तो हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया और इससे रिलेटेड जितना कुछ था, जितना भी सब टॉपिक था वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। आई होप जितना कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इनकेस अगर कोई डाउट रह गया तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबका ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।